नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जिस सेशन में आपको पता चलेगा कि आज भारत ने ग्लोबल साउथ का किस तरह से प्रतिनिधित्व किया है। एक ऐसा प्रतिनिधित्व जिससे कि विकसित राष्ट्रों को आईना दिखाने का काम भारत ने किया है। एक ऐसा कार्य जो कि पर्यावरण जैसी चिंता विषय पर भारत की सजगता को दिखाता है और यह दर्शाता है कि भारत किसी से झुकेगा नहीं। अब यह पुष्पा का प्रभाव ना कहा जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इस विषय को विस्तार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इस विषय में पर्यावरण का बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए विस्तार से और शुरुआत से इस बात की शुरुआत करेंगे। आज का कंटेक्स्ट इतना सा समझ लीजिए कि अजरबैजान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बाकू। वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही थी। अब यह क्या होती है वो भी बताएंगे। 29वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चल रही थी, जहां पर $300 बिलियन का क्लाइमेट फंड देने की बात हुई। भारत ने उसको किनारे से इनकार कर दिया कि नहीं साहब, ये नहीं कर सकते, और ये केवल और केवल हमको बेवकूफ बनाने के लिए है। अब इस पूरी बात को डिटेल में समझना शुरू करिए कि क्या कहानी हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, चलिए आपके सामने फिलहाल एक न्यूज की कटिंग है, और वो न्यूज की कटिंग ये है कि भारत ने अपनी तरफ से $300 बिलियन का जो फाइनेंस है उसको मना कर दिया है। ठीक है, यहां पर एक तस्वीर आपके सामने आती है जिसमें कि भारत की तरफ से जो भारत के प्रतिनिधि हैं, जिसमें चांदनी रैना जी हैं, और चांदनी रैना जो है वो भारत के अंदर एक एडवाइजर के रूप में काम कर रही हैं वित्त विभाग के अंदर। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ था, और वहां पर इनका जो स्टेटमेंट था वो इतना लाउड एंड साउंड था कि इनके बोलते ही पूरे की पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। इन्होंने जिस तरह से बातें रखी, उनकी प्रशंसा अब सब तरफ हो रही है। उस पूरी बात तक वहां तक लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे विषय वस्तु को समझिए, तब जाके आपको यह बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, शुरू करते हैं। दुनिया भर में इस बात की चिंता होना शुरू हुई थी कि अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे ही बढ़ती रही, तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, नदियों का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, समुद्र का जल स्तर नदियों के जल स्तर से बढ़ने लगेगा, और ऐसा हुआ तो बढ़ते समुद्र के जल स्तर से तट पर बसे हुए जो शहर हैं वो डूबने लगेंगे। ऐसी दुनिया को वंस अपॉन ए टाइम चिंता होने लगी। ये समय था 1980s का। चिंता होने लगी कि यार कल को ऐसे ही रहा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, पर्यावरण की वजह से मुसीबतें हो जाएंगी। लोगों ने चिंता करने का बड़ा कारण यह था कि दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते फॉसिल फ्यूल का बहुत उपयोग हो रहा था। फॉसिल फ्यूल के अंदर कोयले का भी हो रहा है, तो तेल पेट्रोल का भी हो रहा है, डीजल का भी हो रहा है। इनके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीजें बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी। यानी ग्लेशियर पिघलने की बड़ी वजहों के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज का नाम लगने लगा कि बोले देखो ग्रीन हाउस गैसेज बाहर निकल रही हैं, जिससे अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या, आसान भाषा में पहले यह समझा देता हूं सो दैट आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे। देखिए, आपने अगर किसी खेत के अंदर वो कमरा बना देखा हो, जो हरा हरा सा कमरा बना होता है, उसका लॉजिक होता है कि सूरज की जो रेडिएशन धरती तक आ रही हैं, वो जब लौट कर वापस जाने लगें तो वो वापस जा ना पाए और वो उस कमरे को गर्म रख लें। अब आपको और इसको डिटेल में एक बार समझा देता हूं। सूरज की तरफ से जो रेडिएशंस आती हैं वो ज्यादा ऊर्जा वाली आती हैं, ज्यादा ऊर्जा वाली आती हैं, तो ये मतलब साइंस का फिनोमिना है। E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा। अगर लैम्बडा छोटा है तो एनर्जी ज्यादा है ना। तो अगर तरंग दैर्ध्य छोटी है तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करके आएगी, यानी कि ज्यादा एनर्जी लेकर आएगी। तो कम तरंग दैर्ध्य वाली रेडिएशन आकर के जमीन पर आई है, धरती को गर्म किया है, गर्म करके थोड़ी बहुत ऊर्जा उसने छोड़ दी है, अब वो वापस लौटने लगी है। तो बड़ी तरंग दैर्ध्य की रेडिएशन लौट रही है, वेवलेंथ की रेडिएशन लौट रही है। अगर आपने एक ऐसा कमरा बना दिया पूरी धरती के ऊपर जो इन रेडिएशंस को वापस अंतरिक्ष में जाने ही नहीं दे रहा, तो ऐसे में ये लौटती हुई रेडिएशन धरती के आसपास ही रह जाएंगी और हमारे यहां गर्मी बढ़ाने लगेंगी। जैसे उस ग्रीन हाउस रूम में होता है, उस पॉलीथीन रूम में होता है कि कमरे के अंदर रेडिएशंस आई, लौट नहीं पाई, इसलिए कमरा गर्म रह गया। सर्दियों की जगह पे तो वो काम आता है, लेकिन पूरी धरती पर अगर एक ऐसा ब्लैंकेट उड़ा दिया जाए जो ब्लैंकेट धरती पर आई हुई रेडिएशंस को वापस लौटने ना दे और धरती को गर्म करना शुरू कर दे, ऐसा ब्लैंकेट कुछ हद तक जरूरी भी होता है हम सबके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर अति से अधिक हो जाए तो यह टेम्परेचर बढ़ाने का बड़ा कारण बन जाता है। अब धरती को ब्लैंकेट कौन उड़ाए? तो धरती को ब्लैंकेट उड़ाती हैं गैसेस, और वो गैसेस जो नेचुरली नहीं एंथ्रोपोजेनिक तरीके से आ रही हैं, यानी इंसान की वजह से वो गैसेस आ रही हैं। इंसान कैसे निकालता है गैसेस? इंसान पॉल्यूशन के रूप में निकाल रहा है, पेट्रोल जलाकर, डीजल जलाकर, कोयला जलाकर, औद्योगिक धंधों से, गाड़ियों से, इन सब से वो इस तरह के पॉल्यूशन को बाहर कर रहा है। और ये निकली हुई जो गैसेस हैं ये धरती के चारों तरफ अपना एक आभा मंडल बना लेती हैं, एक प्रकार का चारों तरफ से
कैनोपी सी बना लेती हैं, जो रेडिएशंस आई हैं वो इनके कारण लौट नहीं पाती और धरती पर गर्मी बढ़ने लगती है। धरती पर ही चूंकि ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों के ऊपर, तो वो उस बढ़ते टेम्परेचर से पिघलते हैं। जब वो पिघलते हैं तो नदियों का पानी बढ़ता है, नदियों का पानी बढ़ता है तो फिर समुद्र का जल स्तर, समुद्र के जल स्तर से तटीय इलाकों पर बसे हुए जो छोटे छोटे शहर हैं वो डूबना शुरू करते हैं, और बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स ऐसे हैं जो अब तक जलमग्न हो चुके हैं। है चिंता की बात। तो रूट कॉज क्या है? कार्बन गैस का इमिशन होना, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होना। अगर मुझे किसी देश को डूबने से बचाना है तो क्या करना होगा? तो मुझे गैसेस का एमिशन रोकना होगा। एमिशन रोकना होगा तभी टेम्परेचर कंट्रोल होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मुझे किसी को बचाना है तो मुझे गैस का एमिशन रोकना है, और इसको रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है? सर, कौन ज्यादा गैस फैलाता है? गैस फैला रहे हैं वो देश जो डेवलप्ड हैं। डेवलप्ड क्यों है भाई? क्योंकि उन्होंने आज से लगभग 200 साल पहले उद्योग धंधे स्थापित करके मानव आवश्यकता की सारी चीजें बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जितना कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल फूंका, उनसे वो तो डेवलप्ड हो गए। और जो पीछे चले आ रहे विकासशील देश हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि वो विकसित बने, उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो। इसके लिए अब वो पीछे पीछे लाइन में लग करके अपने यहां पर भी उद्योग धंधे चलाकर कार्बन एमिशन करते करते लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर रहे हैं। आज एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रियों का सीन बन चुका है, ओईसीडी कंट्रीज का। लगभग 39 देश अमीरों की बनकर साइड में बैठी हैं, बाकी सब लोग उन जैसा बनना चाहते हैं कि भाई बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अब हमको भी वहीं तक लेकर चलो। लेकिन इसके लिए मुसीबत यह है कि वो तो करके बैठ गए। उन तक पहुंचने के लिए विकासशील देशों को और अल्प विकसित देशों को बहुत मेहनत करनी है, यानी कि उन्हें खूब सारे उद्योग धंधे लगाने हैं, खूब सारा कार्बन का पॉल्यूशन फैलाना है। लेकिन दिक्कतें आ गई। जब वो कार्बन का पॉल्यूशन फैलाते हैं तो ये अमीर देश एक नई कंडीशन लगा देते हैं, और क्या कहते हैं? आप कार्बन का पॉल्यूशन फैलाएंगे तो देखिए धरती का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पानी का जल स्तर बढ़ जाएगा, देश डूब जाएंगे। तो टेंशन। तो भाई ऐसे में टेंशन का भार हम सब गरीब देशों पर आ जाता है, और वो गरीब देश या विकासशील देश ये कहने लगते हैं कि हे अमीरों, आपने हमारा इस तरह से पहले शोषण किया कि हमें बाजार मान के चला, और जब हम बराबरी करने निकले तब आप कोई और चिंता करने निकल आए। चिंता शुरू कहां से हुई थी? अब वहां चलते हैं। चिंता शुरू हुई थी वर्ष 1992 में। सबसे पहले अर्थ को ध्यान में रखते हुए एक समिट हुई रियो के अंदर। रियो अर्थ समिट 1992 से कहा गया। वहां पर दुनिया भर के लोगों ने बैठकर एक फ्रेमवर्क बनाया कि क्लाइमेट चेंजेस से कैसे निपटना है। यूनाइटेड नेशंस की ध्यान को ध्यान में रखते हुए बनाया, तो उसे नाम दिया गया UNFCCC। बोले यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है जिसमें हमको कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को, यानी पर्यावरण परिवर्तन को रोकना है। बोले ठीक है साहब। तो ऐसे में पर्यावरण परिवर्तन को रोकने के लिए 1995 के अंदर पहली बार ये देश इकट्ठे होकर बैठे। तो देखिए 1992 में तो UNFCCC की स्थापना की गई, और 1995 के अंदर जो देश इसके साथ थे, इस थॉट के साथ थे कि हमें क्लाइमेट चेंज रोकना है, वो सब इकट्ठे होकर बातचीत करने के लिए टेबल पर आए, और उस टेबल को ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में आज 197 देश हैं। यूनाइटेड नेशंस 193 देशों को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन यहां 197 कंट्रीज हैं। तो अब आप इसको और थोड़ा सा अंदर लेकर चलते हैं। देखिए 1992 में क्या हुआ? 1992 में UNFCCC यानी कि चिंता करने वाले सारे देश टेबल पर आकर बैठे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसे एक दिन में तो फैसला नहीं होगा, हमें हर साल बैठना पड़ेगा, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि कैसे इस पर्यावरण परिवर्तन को रोका जाए। तो बोले ठीक है, तो मिलने की डेट फिक्स करो, ऑफिस बताओ कि कहां सेक्रेटेरिएट बनाए ताकि देशों से कोऑर्डिनेशन हो। इस बात पर चर्चा करने के लिए हम टेबल टॉक कब करें, इस चीज के लिए। मतलब ये समझो कि आज आप लोगों का एक रीयूनियन हुआ कॉलेज का, और उस रीयूनियन के अंदर दोस्तों ने कहा कि भाई हमें हर साल मिलना है और एक एजेंडा लेके चलना है कि हमको अपने कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बनाना है। लेकिन भाई हॉल एक दिन में तो डिसीजन हो नहीं पाएगा, तो हमको इस बात के लिए बैठना पड़ेगा हर महीने। तो इन देशों के पास इतना समय नहीं था, इनने कहा हम हर साल बैठेंगे और सब हर साल बैठ करके सोचेंगे कि पर्यावरण परिवर्तन को कैसे रोकें। बोले हाँ चलो बैठते हैं। तो बैठने की बात शुरू होती है 1992 के अंदर। बात होती होती पहली बार इन लोगों की बैठक होती है बर्लिन के अंदर, और वो होती है 1995 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 1।
यहां पर सबसे पहले कहा गया कि देखो इसका ऑफिस यहां से उठा करके बॉन में लेके जाओ, तो बॉन नामक एक जगह है, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया। पहली बैठक में केवल ऑफिस सेट हुआ, सेक्रेटेरिएट सेट हुआ कि चलो बैठ करके अब वो आने वाले सालों की बातें करेंगे कि हमें कैसे निपटना है। तो हर देश के प्रतिनिधि वहां जाने लगे, बैठ करके कहीं ना कहीं एक देश को बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने 5 सब डिविजनल ग्रुप बनाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर कि भाई एशिया वाले अलग, अफ्रीका वाले अलग, नॉर्थ अमेरिका वाले ऐसे। तो बोले एक एक करके इन ग्रुप्स में कभी ना कभी किसी की बैठक होती रहेगी। अगली बैठक बुलाई गई, फिर अगली बैठक बुलाई गई, इस तरह से बैठकों के दौर चलते रहे। तो आपके सामने पूरी लिस्ट है जो हर साल बुलाई गई बैठकों की है। ये पूरी लिस्ट अगर आप देखते चलें, इस तरह की बैठकें होती रही। अभी जो आप बैठक देख रहे हैं वो 2024 में हुई बैठक है, जिसे कोप 29 कहते हैं, जो बाकू में आयोजित हुई है, जो कि अजरबैजान में है। यहां पर बैठक हुई है, उस बैठक की ही आज मैं आपको चर्चा सुना रहा हूं। यानी कि पहली बैठक जो 95 में शुरू हुई थी, आज 29वीं बैठक थी, 2024 में हुई। उस बैठक के अंदर बाकू में यह बैठक आई। पिछले साल जो बैठक हुई थी वो दुबई के अंदर हुई थी, 2023 के अंदर, जहां मोदी जी गए थे। हो सकता है आप लोगों को यह बात ध्यान हो। ठीक है साहब, अगले साल कहां होगी? ऐसे ही ब्राजील में होगी। तो यानी कि बैठकों का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं हम आज की बैठक पर जो आयोजित की गई थी। इस बैठक के अंदर होस्ट कंट्री कैसे डिसाइड किया गया? तो मैंने आपसे कहा ना कि कुछ रीजनल ग्रुप्स चुने हुए हैं यूनाइटेड नेशंस ने, जो कि संख्या में 5 हैं। अफ्रीकन ग्रुप, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ग्रुप। इनमें से ही देशों को चुना जाता है कि हां भाई किसका नंबर आएगा, सर्कल में चलता रहता है। ठीक है साहब, तो हम सब ने इस तरह की बातें सुनी। अब इसमें एक दिक्कत यह आई कि बातें बातें होनी है कि कुछ काम भी होना है, पर्यावरण परिवर्तन से निपटना कहना है। तो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न बनने लगेगा, और वो बड़ा प्रश्न ये होगा कि सर क्लाइमेट चेंज से निपटने का आपको क्या तरीका लगता है? मैंने मुझको क्या, सबको पता है कि भाई कार्बन के उत्सर्जन को रोको। सर कार्बन का उत्सर्जन तो रोक दें, लेकिन मुसीबत यह है कि कार्बन का उत्सर्जन रोकते ही काम धंधे रुक जाएंगे, उद्योग धंधे रुक जाएंगे, साथ में आपकी जो फैक्ट्रीज चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, क्या करेंगे फिर? तो हमने कहा उसका अल्टरनेट तलाशो। अल्टरनेट क्या है? हमने कहा भाई कार्बन पॉल्यूशन हो रहा है, फ्यूल पॉल्यूशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाओ। बोले हाँ ये बेस्ट आइडिया है। रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा? एनर्जी भी मिलेगी लेकिन धुआं नहीं निकलेगी। बोले बेस्ट है। तो साहब दुनिया के देशों को टारगेट दिया गया कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाओ और उससे शिफ्ट होकर कार्बन पॉल्यूशन को कम करो। और बोले कितना कम करो, कहां तक कम करो? यह बात कब डिसाइड हुई? यह बात डिसाइड हुई कोप 21 के अंदर, जो पेरिस में 2015 में आयोजित किया गया था। वहां पर इन देशों ने बैठकर यह डिसाइड किया कि देखो हमें दुनिया के तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम करना है। मतलब तापमान जो बढ़ रहा है लगातार, पिछले 100 सालों में 1 डिग्री बढ़ चुका है, हमें प्री इंडस्ट्रियल एरा तक पहुंचना है और वहां से मात्र 1.5 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़ने देना है। टेम्परेचर को कम बढ़ने देना है, नंबर 1। दूसरा, नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है इस सदी के मध्य तक, यानी कि 2050 तक दुनिया के सभी देश ये नियम बनाएं कि हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही कार्बन कंज्यूम भी करेंगे। कार्बन कंज्यूम करने के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसी विधियां यूज कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे या रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन को कंट्रोल करना है क्योंकि उसी ने सारा दिक्कत खड़ा कर रखा है। बोले ठीक है साहब कर लो। 2015 में कोप 21 आयोजित होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि हम लोग जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है ना, उसे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। प्री इंडस्ट्रियल एरा से जो उद्योग धंधे शुरू हुए थे उस समय का जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दूसरा, हम क्लाइमेट के इंपैक्ट को खत्म करने का प्रयास करेंगे। और साथ में इस काम को करने के लिए अब बड़ी सवाल जो थी ना वो ये थी, और वो सवाल क्या था कि साहब बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। 21 बार बैठने के बाद 2015 में यह डिसीजन लेने में आप कामयाब हुए कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा साहब, तालियां बजी कि साहब गजब डिसीजन लिया, गजब। अब बड़ा सवाल आकर यहां पे आ गया कि सर इस काम को करने में पैसा खर्च होगा। बोले कैसे पैसा खर्च होगा? बोले सर एक बात बताइए, अगर किसी को सोलर एनर्जी लगानी है या फिर किसी को हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी डेवलप करनी है, क्या आपको लगता है कि फ्री में एनर्जी हो जाएगी? तो क्या बोले फ्री में कोयला आ जाता है क्या? बोले हाँ, गड्ढा खो तो कोयला निकल आता है। बहुत से देशों में कोयला फ्री में ही है, उन देशों की सरकारों को तो मिल ही रहा है जिन देशों में कोयला है, और ये इजीली उपलब्ध है। बहुत से देशों में तेल एक सस्ता विकल्प है। सोलर एनर्जी पैदा करना, पर यूनिट जो बिजली है वो पैदा करने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वहां तो तेल निकला पड़ा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, सिस्टम सेट है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आप ऐसे उद्योग धंधे लगाएं जो कि बिजली से ही चलें, तो सर ऐसे में दिक्कत यह भी तो होगी, बिजली के लिए बैटरियां लानी पड़ेंगी, जो खर्चा है अपने आप में जो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, सर लाइट के साथ साथ हमको गाड़ियां अगर लाइट से चलने वाली खरीदनी है, तो आज भी आप देखिए कि भारत में भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां सस्ती हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हैं। सर इतना खर्चा बढ़ेगा, देश पर बर्डन बढ़ेगा, विकास
विकासशील और अल्प विकसित देश इसको मैनेज कैसे करेंगे? आप तो डेवलप्ड हो। देखो अमीरों के लिए, जैसे किसी के पास 4 गाड़ियां हैं, उसने एक गाड़ी इलेक्ट्रिक और खरीद ली, क्या ही फर्क पड़ गया? आपके घर में कोयले से एनर्जी आ रही है, आपने सोलर पैनल भी लगा लिया, ठीक, क्या ही फर्क पड़ रहा है? पैसा है तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसके लिए बहुत बड़ी चुनौती यह है कि वो 4 पहिया वैसे ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आप करो 4 पहिया अफोर्ड करो बिजली से चलने वाला, भाई वो बहुत महंगा है, सपने में नहीं आ पाएगा उसके। इस तरह की जो चीजें होने लगी, इन सब चीजों के लिए जरूरत आई पैसे की। अब चर्चा थी कि सर कर लेंगे, विकासशील और विकसित देश कर लेंगे ऐसा, ठीक है, पैसा कौन देगा? साथ में आप लोग तो नेट जीरो 2050 तक कर सकते हो क्योंकि आपने तो सब कर लिया, दुनिया देख ली। लेकिन हम जैसे देश, भारत जैसे देश, तो भारत ने अपनी तरफ से कहा कि आप लोग 2050 में नेट जीरो कर लो, मैं 2070 में करूंगा, मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं अल्प विकसित हूं, विकासशील देश हूं, मुझे आपकी तरह बनना है तो मुझे दौड़ना तेज पड़ेगा। 2070 में नेट जीरो हो जाऊंगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा हूं। 2030 तक पहुंचते पहुंचते 200 गीगावाट की एनर्जी मैं सोलर एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करने लग जाऊंगा। हम लोगों ने टारगेट बना रखा है कि हम 500 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे, हम कर जाएंगे। बट हमें जल्दबाजी मत करो क्योंकि हम तुम्हारी तरह डेवलप्ड नहीं है, पैसे की जरूरत है, पैसा दो आप। पैसे की चर्चा होना शुरू हुई, पैसे की बात आई। देखो ये वो वाली बात है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे, आप अमीर हैं, आपका दोस्त थोड़ा हो सकता है हम्बल बैकग्राउंड से हो, अब आप उसको अपनी तरफ से ज्ञान दे रहे हैं कि देख तुझे ना ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। दोस्त ने कहा यार मजा ही आ गया, दोस्त बहुत बढ़िया बात बता दी, लेकिन सुन यार तूने जो आइडिया दिया ना इसमें पैसा लगता है। अब तूने आइडिया तो अच्छा दे दिया, ये पैसा वाला आइडिया भी थोड़ा सा कर देना यार। पैसा अगर दे पाएगा तब तो तेरा आइडिया इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज ज्ञान तो यार बहुत है इस दुनिया में, पनवाड़ी की दुकान पे भी इतना ज्ञान है कि इसको मान लिया जाए तो आदमी एलन मस्क हो जाए। बस मुद्दा ये है पैसा नहीं है गुरु। तो पैसे के लिए अब क्या किया? बोले चलो पैसे की व्यवस्था करते हैं। विकसित देशों से कहा गया देखो ये आपकी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि आप लोगों ने ही असल में गर्मी फैलाई है। बेचारे जिन देशों को यही नहीं पता, जो एग्रीकल्चर से ऊपर ही नहीं उठ पाए, जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पैसे मतलब प्रदूषण फैलता कैसे। तुम लोग फैला फैला के हट लिए, अब ज्ञान दे रहे हो कि प्रदूषण रोको, तो तुम भैया उनकी प्रोग्रेस रोक रहे हो, पैसा दो। इंडिया इस ग्लोबल साउथ का लीडर हो गया, गरीबों का मसीहा बन गए हम तुरंत, और हमने कहा कि पैसा दो तो हम ये करेंगे, अदरवाइज खूब पॉल्यूशन फैलाएंगे, मरना तुमको भी है बेटा। प्रदूषण से अमीर आदमी परेशान है, अच्छी बात है। अभी जो दिल्ली में जितने भी प्रदूषण के स्टेटस मैसेज देख रहे हो, ये वो लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि प्रदूषण से जान जाती है, लेकिन जिसकी भूख से जान जा रही है उसको प्रदूषण दिल्ली का दिख नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि मुझे रिक्शा चलाना ही है क्योंकि 2 रोटी के लिए पैसा नहीं आया तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, बच्चों को रात को क्या खिलाऊंगा, उसके लिए प्रदूषण कोई बात ही नहीं है। प्रदूषण पर लेक्चर वही दे रहे हैं जिनके पेट भरे हैं। अब ये पेट भरे लोग विकसित राष्ट्रों में बैठे हैं तो ये ज्ञान फैला रहे हैं। ऐसे में सबका नाम था पैसा। भारत ने पिछले साल जब जाकर दुबई में बैठक अटेंड करी, प्रधानमंत्री गए थे, तो इस पैसे की बात निकल कर आई कि कितना, ये तो 2015 में आ गई थी वैसे तो, कि कितना पैसा पर साल खर्च किया जाए ताकि इस तरह से दुनिया से प्रदूषण हटाया जा सके, या फिर कहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चाएं रोकी जा सके, टेम्परेचर को कंट्रोल में लेकर आया जा सके। उस समय डिसाइड हुआ कि साहब अगर 1.3 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च किया जाए, दोबारा सुनिएगा, 197 कंट्री हैं, कोप कंट्रीज हैं, इसकी कोप मेंबर्स हैं यूएनएफसीसी के, बोले 1.3 ट्रिलियन डॉलर अगर प्रति वर्ष खर्च किया जाए विकासशील और अल्प विकसित देशों के ऊपर, तब जाकर कहीं जाकर 2050 तक नेट जीरो आ पाएगा। कितना? 1.3 ट्रिलियन डॉलर। इतना खर्च करो तो कोई बात होगी। सब पैसे की बात आई। पैसा दे कौन? तो अमीर दे। अमीर पैसा नहीं देता है साहब, अमीर शोषण करना जानता है। पैसा भी देगा तो कर्ज में देगा ताकि बंधुआ मजदूर टाइप से आपको बना सके। पिछले साल जब दुबई के अंदर बैठक हुई, अब देखो 2015 में हुई थी कोप 21, पिछले साल 2028 में 7 साल लग गए कि पैसा दे कौन। अमीरों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि यार प्रदूषण तो तुम फैलाए हो, पहले मिटाने का पैसा दो। पिछली साल तय हुआ, बहुत जोर शोर लगाकर पिछले साल तय हुआ, हम सब लोग $100 बिलियन दे पाएंगे। कितना दे पाएंगे? $100 बिलियन दे पाएंगे हर साल का। भाई साहब ऊंट के मुंह में जीरा, 1.3 ट्रिलियन और उसकी जगह 100 बिलियन एक साल में दे पाएंगे। तो भाई ये किसके पास जाएगा? 197 देश है, किसको मिलेगा क्या? उसका वो लगाएगा क्या? ट्री गार्ड भी नहीं लगा पाएगा, पौधे की तो बात छोड़ो आप। ऐसे में साहब दिक्कत हो गई।
2028 में कोई कंक्लूजन नहीं निकला। 2029 था, 2029 का बाकू अजरबैजान के अंदर मीटिंग हुआ। अजरबैजान कहां पर स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है देश। 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में इस बार की थीम रखी गई हरित विश्व के लिए एकजुटता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कमी लाने के लिए बिगड़ते जलवायु परिवर्तन को सुधारना। हर बार इस तरह की फैंसी टॉपिक्स रख दिए जाते हैं। 200 देशों ने पार्टिसिपेट किया। वहां पर तय होना था कि भाई खर्चा कितना किया जाए। तो ऐसे में खर्चे की राशि तय होते होते पहुंच गई जो पिछले साल $100 बिलियन के आसपास बोली गई थी। बोले इंडिया जैसे देशों को मेंटेन करना है तो एक काम करो, बोलो $300 बिलियन खर्च करेंगे। कितना? 300 बिलियन देंगे, लेकिन 2035 तक ही देंगे। 2035 तक। अब आप चल रहे हो 24 में, 24 के अंदर बात हो रही है 35 तक के लिए बात हो रही है, $300 बिलियन देने की बात हो रही है। $300 बिलियन देंगे, इसमें सेट कर लो सभी देश। कितने देश हैं? 200 देश हैं। बचेगा क्या किसके पास? मतलब ये तो पॉइंट्स में भी पैसे नहीं आकर पहुंचेंगे, उस पैसे का करोगे क्या? तो बोले भाई साहब इस बार $300 बिलियन का अनाउंसमेंट हुआ भारत की तरफ से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ 19 लोगों की टीम गई थी। और हमारा असली फोकस कुल मिलाकर यह था कि क्लाइमेट पर प्रवचन देने से पहले क्लाइमेट फाइनेंस की बात करो। पैसा कैसे दोगे? हमको फाइनेंस कर दो, हम सब काम संभाल लेंगे। तो ऐसे में ये सारी बातें लेकर हम पहुंचे और दिमाग में एक पिक्चर लेकर पहुंचे कि देखो हम लोग वो हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने, जिन्होंने, यूरोप ने, अमेरिका ने, जापान ने, इन्होंने जो अंध मचा करके रखा था, पूरी तरह से जो पॉल्यूशन फैलाकर रखा था, उससे अगर मुक्त होना है तो भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? कि आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा। इन लोगों ने हमारे ऊपर एक गिल्ट डाल दिया। गिल्ट क्या डाल दिया? हम लोगों से कहा कि चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और अमेरिका ये मिलकर के दुनिया का 50% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। मुश्किल से 5-7 ग्रुपों के नाम ले दिए कि तुम लोग मिलकर के दुनिया का 50% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हो। तो भाई असली जिम्मेदारी के भागीदार तो तुम भी बनो। मतलब हमारे ऊपर यह डाल दिया गया कि तुम्हारे को फाइनेंस की जरूरत है, समझ में आया। लेकिन चाइना इकलौता दुनिया में जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसका 34% अकेला निकालता है। फिर यूएस 12%, इंडिया 7.5%, रशिया 4.5%। बोले इस आधार पर तुम लोग इतना पॉल्यूशन फैला रहे हो। पॉल्यूशन फैला रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी तय हो। अमीर आदमी पैसा दे और चाइना, इंडिया जैसे देश पैसा खा के बैठ जाएं। ब्राजील उनके साथ हो, रशिया उनके साथ हो कि साहब हम तो डेवलपिंग है, ले लो हमको साथ में। तो बोले ये तो नहीं चलेगा। तो इंडिया के ऊपर ये डाला गया कि CO2, SF6, CH4, N2, NF3, HFC, PFC, बोले तुम्हें अगर कंट्रोल करना है तो इस फंड में तुम भी कॉन्ट्रीब्यूट करोगे। इंडिया ने कहा महाशय हम कॉन्ट्रीब्यूट क्यों करें ये बताओ। तुम तो जब डेवलप्ड हो चुके उसके बाद भी 12% फैला रहे हो। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता हूं, 145 करोड़ हम लोग हैं, तब जाकर के भी हम 7.5% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तुम हमारी 1/6 पॉपुलेशन रखते हो, तब भी हमसे 1.5 गुना कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो और आज से नहीं निकाल रहे हो, 250 साल से निकाल रहे हो। तो ऐसे में हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन ला कैसे सकते हो? इंडिया का तर्क बिल्कुल सही है। हम लोगों ने तो अभी जुम्मा जुम्मा मुश्किल से 15-20 साल में तो तरक्की देखी है। अभी तक तो हम चल ही रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि सेवा दें कि काम करें। ऐसे में मुद्दा बन गया कि क्लाइमेट चेंज किसके सर पर बांधा जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्यावरण यह सोचकर नहीं बिगड़ता कि तुम अमीर हो तुम पर नहीं बिगड़ेंगे या तुम गरीब हो तुम्हें डुबोएंगे। वो सबको लेकर एक है, क्योंकि इंसान ने बॉर्डर जमीन पर बनाए हैं, आसमान में बहती हवा पर, बारिश पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो भाई वो तो किसी का भी माहौल बिगाड़ेगा। बस इसी जलवायु परिवर्तन से, जिसके की कारण नेचुरल भी हैं, मैनमेड भी हैं, इन सभी कारणों से हमें कुल मिलाकर यह समझ में आया कि आने वाले समय में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पर्यावरण परिवर्तन से जीने के लिए संघर्ष करेंगे। और इस चीज से निपटने के लिए ही सारा संघर्ष करना है, क्योंकि अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो लगभग 1 बिलियन लोगों की जान चली जाएंगी। अगर टेम्परेचर हमने वर्ष 2100 तक कंट्रोल नहीं किया तो हमारा स्थान रहने योग्य नहीं बचेगा। हम आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। यानी मौत सामने खड़ी है। अब अमीर यह सोच रहा है कि मैं पहाड़ पे जाकर बस जाऊं, मरेगा तो गरीब ही। पर्यावरण के अंदर जो भी परिवर्तन है यह चर्चा का विषय सबका है, लेकिन जिम्मेदारी कौन ले कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, यही सबसे बड़ी चर्चा का विषय
बनकर आया। यानी कि अगर आपको प्लेनेट बचाना है तो प्लेनेट बचाने के लिए फंड खर्च करने होंगे, जिम्मेदारी कौन ले? दुबई में जहां $100 मिलियन की बात की गई थी, यहां पर 1.3 ट्रिलियन के मुकाबले $300 बिलियन की बात जैसे हुई भारत भड़क गया और भारत ने कहा कि हमें भयंकर निराशा हुई है। भारत ने कहा हमें इससे काफी निराश है। यह साफ तौर पर दिखता है कि विकसित देश अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के इच्छुक नहीं है। हमें यह कहते हुए दुख है कि यह दस्तावेज महज नजरों का धोखा है और इसे केवल प्लांट किया गया है। हमें यह निराशा है कि विकासशील देश 2035 तक $300 बिलियन पर सहमत हुए हैं और ऐसे में यह केवल और केवल हम लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं। तो आपको अब यह बात सुननी चाहिए। नीचे पढ़ते चलिए। This has been an unfortunate incident. It's a continuation of several such unfortunate incidents that we have seen often not following inclusivity, not respecting the positions of countries. We have informed the presidency, हमने पहले प्रेसिडेंसी को भी बता दिया था, and we have informed the secretariat कि हम चाहते थे कि एक स्टेटमेंट पहले दिया जाए। ये पूरी स्टेज को मैनेज कर लिया गया है। एंड वी स्ट्रांगली डिसअपॉइंटेड। ये जो तालियां आपको बजती हुई दिख रही हैं, ये दुनिया भर के जो प्रतिनिधि यहां खड़े हैं, वहां पर भारत के बोलते ही जो तालियां बजने लगी, ये अपने आप में इस बात की गवाह थी कि हे प्रेसिडेंसी, आपको कहा था कि इस तरह की चर्चा पहले टेबल पर हो, अनाउंसमेंट बाद में हो, लेकिन आप लोगों ने जो ये अनाउंसमेंट किया ये पूरी तरह से मैनेज्ड था। मतलब पहले ही सेटिंग बिठा ली थी अमीर देशों ने कि हम फाइनल दिन जाकर के ये बोलेंगे कि हम 300 बिलियन देने को तैयार हैं, ताकि कोई आर्ग्यूमेंट ही ना हो, इस बात पर कोई भी अपनी बात ना रख पाए। हम अपनी तरफ से इस पर भयंकर डिसअपॉइंटमेंट जताते हैं। आप लोग सब बिक चुके थे। मतलब मैनेज्ड का मतलब आसान भाषा में बिक चुके थे आप लोग, कि आप लोगों ने सेटिंग बिठा ली कि एंड के दिन बोलेंगे, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो आप सब लोग मैनेज थे। मैं माफी चाहती हूं और हम आपकी इस बात से सहमत नहीं हैं। भारत का यह बोलना और इसके साथ बजती तालियां ये जताती हैं कि दुनिया भर के जो देश वहां पर प्रेजेंट थे, वहां भारतीय लोग नहीं थे जो तालियां बजा रहे थे। दुनिया के देश जो प्रेजेंट थे, जो विकासशील और अल्प विकसित हैं, वो इस भारत की बात के साथ खड़े थे कि हां, आपने सही कहा, $300 बिलियन ऊंट के मुंह में जीरा है, कौन देगा यह तक नहीं पता है। और साथ ही साथ में 1.3 ट्रिलियन डॉलर मांग रहे थे 2035 तक के लिए, तुम $300 बिलियन दे रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यह बात अब दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन गई है और भारत ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का, विकासशील देशों का मसीहा लीडर बनाकर अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है कि आपके हितों की बात होगी, मैं अपने आप को साइड में रखकर आपके हितों की बात करूंगा। तभी दुनिया भर के ट्विटर हैंडल्स पर भारत की चर्चा हो रही है, संजना जी की चर्चा हो रही है कि इन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। नाइजीरिया, मालावी, बोलीविया जैसे देश भारत के तुरंत समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि महज एक मजाक है। बड़ा सवाल था कि भारत ने यह सब मना क्यों किया। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, भारत जानता है ऑलरेडी कि $300 बिलियन भी नहीं मिलेगा। अगर इसके लिए भी हां कर दिया तो यह भी नहीं मिलेगा, लेकिन हां, अभी हमको बोलकर कम से कम बोलने के सुख से तो ना जाए। क्यों? यह जो प्राणी आपको दिख रहा है, यह प्राणी 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी ना, उससे भी बाहर निकल गया था। ट्रंप जब 17 में प्रेसिडेंट बने तो 15 के अंदर दुनिया भर के देश जब तैयार हुए कि चलो पैसा देंगे किस चीज के लिए, क्लाइमेट से निपटने के लिए, तो यह प्राणी आया और कहने लगा मेरे को इस मत से मतलब नहीं है, प्रदूषण हो तो हो, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा। भाई साहब, यह बंदा अपने आप को यानी अमेरिका को बाहर निकाल दिया पेरिस क्लाइमेट डील से। टेंशन यही हो रही है कि यह प्राणी फिर से आ रहा है। तो आप पूछेंगे तो ये जब चला गया था तो बाइडेन ने क्या किया था? बाइडेन कम से कम यह काम अच्छा किए थे कि वो इस पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल जरूर हो गए थे, शामिल ही हुए थे, पैसा वो भी नहीं दिए। यह आदमी तो बाहर ही निकल गया था कि ना भाई साहब, पैसा तुम अमेरिका से मांगोगे, हम शोषण करने के लिए बने हैं, पैसा देने के लिए थोड़ी बने हैं। तो ऐसे में ट्रंप की अब दोबारा प्रेसिडेंसी आ रही है, जो कि अपने आप में क्लाइमेट के लिए बुरी खबर है। यह सब जगह चल रहा है। इसका मतलब ट्रंप का पहले निकल जाना, क्लाइमेट चेंज को इनकार कर देना कि मैं मानता ही नहीं हूं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है। ऐसे में अब ये फिर से आ रहा है। पैसा तो छोड़ो, ये इस तरह की बैठकों में भी अपना प्रतिनिधि भेज दे, वो बड़ी बात होगी। इसका मतलब कुल मिलाकर के हम लोग इस विषय को अभी
चर्चा चर्चा करके ही खेल रहे हैं। आने वाला समय जानेगा कि कब कौन बचेगा। पर्यावरण किसी की प्राथमिकता नहीं है, केवल टेबल पर बैठकर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तरह की बैठकों का यही कंक्लूजन दिख रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। विषय वस्तु अगर आसानी से समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई खर्चा नहीं है। साथियों से चैनल को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी पढ़ने लिखने के लिए मुझसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिनको मैंने रिकॉर्ड करके अपने एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला पर उपलब्ध कराया हुआ है, जाकर परचेज कर लें, जो कि बहुत ही नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैलिडिटी के साथ है। मैं जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ही मेरा जो एक्सक्लूसिव इंडियन पॉलिटी का बैच है उसमें एडमिशंस फिर से 7 दिन के लिए ओपन करूंगा। जिन्हें उसमें एडमिशंस लेने हो वो वहां पर एडमिशंस ले सकते हैं। और तो और वहां पर हम 3-4 क्लासेस, कोई सी भी 3-4 क्लासेस आपके लिए ओपन करेंगे। आप देखें और समझें कि कितना खास है वो बैच। ठीक है, चलिए। बाकी मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आप घर पर मंगाना चाहें तो भी आप एप्लीकेशन अपनी पाठशाला से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7 दिन के अंदर हिंदी अथवा इंग्लिश के अंदर पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच।